वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने मलयालम में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है सत्यम मात्रमे बोधिपिक्को, जिसका मतलब है सिर्फ सच ही बोलो। एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेशन मूवी है, लेकिन मूवी में काफी सारे ट्विस्ट आते हैं। मतलब जितनी सिंपल दिखती है ये मूवी उतनी सिंपल है नहीं। सो वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही जेम्स नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। जेम्स अपनी आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करके अपने ही गांव में एज एएसपी की तरह काम करते रहता है। मतलब रिसेंटली इसकी पोस्टिंग हुई। तभी जेम्स का फ्रेंड वेनु जेम्स को कॉल करता है, जेम्स को कंग्रेचुलेशंस बोलता है, पार्टी शार्टी करने के लिए अपने रिसोर्ट बुलाता है। जेम्स भी इसके लिए ओके कह देता है। अब जेम्स की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इसकी सिस्टर का नाम होता है सिनी, इसकी माँ का नाम मेरी। फिलहाल बेचारी सिनी को उसके पैर में चोट आई हुई होती है। इसी बात को लेकर ये तीनों डिस्कस करते रहते हैं। दूसरे सीन में 4 लोगों को दिखाया जाता है जो किसी होटल में फुल दारू पी के एंजॉय करते रहते हैं। तभी एक लॉयर उनमें से एक बंदे को कॉल करता है, लेकिन वो बंदा उस फोन को पिक नहीं करता। अपने दोस्तों से कहने लगता है, अरे यार ये लॉयर बहुत तंग कर रहा है, मन करता है इसको मार ही दूं। उसी रात वो लॉयर फुल दारू शारू पीते हुए अपनी गाड़ी में जाते रहता है। इस लॉयर का नाम होता है सजन। तभी कुछ लोग आकर सजन को गोली मार देते हैं, सजन की हत्या कर देते हैं। खैर थोड़ी देर बाद वहाँ पर फॉरेंसिक टीम पुलिस वाले आते हैं। जब जेम्स को ये बात पता चलती है, जेम्स क्राइम स्पॉट पहुँचता है, वहाँ की इंस्पेक्शन करने लगता है और अपने असिस्टेंट जिन्नू से कहने लगता है कि फौरन इस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा है ये पता करो। और उसी तरह जब इस लॉयर की हत्या हुई कौन कौन से फोन नंबर्स एक्टिव में रहे ये भी चेक करो। खैर उस एरिया की तलाशी लेने पर जिन्नू को ये बात पता चलती है कि क्राइम स्पॉट के कुछ ही दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि हत्या करने वाले इस कैमरे का कनेक्शन उखाड़ दिया। खैर दूसरे सीन में 2 लोगों को दिखाया जाता है। एक बंदे का नाम है मैथ्यू, दूसरे का मनु। और एक्चुअली ये दोनों जेम्स के फ्रेंड वेनु के रिसोर्ट में काम करते रहते हैं। फिलहाल ये दोनों साइड में आकर एक दूसरे से खुसर फुसर करते रहते हैं। मतलब कल रात इन दोनों ने कुछ देखा। मैथ्यू पुलिस के पास जाने की बात करता है, लेकिन मनु मैथ्यू को मना करते रहता है कि बेफिजूली में ये दोनों फंस सकते हैं, शायद इन दोनों की जॉब भी जा सकती है, इन दोनों की जान को भी खतरा हो सकता है। इस तरफ जेम्स सजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर्स के पास आता है। डॉक्टर्स बताने लगते हैं कि सजन को 2 बार चाकू से 1 बार गन से मारा गया है। और उसी तरह क्राइम स्पॉट को देखा जाए तो शायद हत्या करने वाले 3 या 4 लोग हो सकते हैं। इस तरफ ये चारों लोग एक दूसरे में ये डिस्कस करते रहते हैं, अगर हम यहीं पर रहे तो शायद पुलिस हमें ट्रेस कर लेगी, फौरन हमको दुबई जाना होगा। इस तरफ वेनु मैथ्यू और मनु के अंदर कुछ तब्दीली देखता है। मतलब 2 दिनों से ये दोनों कुछ वियर्ड से बिहेव करते रहते हैं। वेनु इन दोनों को बुलाकर इसी के बारे में पूछने लगता है। मैथ्यू घबराते हुए वेनु से कहने लगता है कि सर 2 दिन पहले जिस लॉयर की हत्या हुई थी उस हत्या को हमने अपनी आंखों से देखा। मैं पुलिस के पास जाने वाला था, लेकिन मनु मुझे मना कर दिया। मनु वेनु से कहने लगता है कि सर मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरे परिवार को पालने के लिए छोटी मोटी जॉब कर रहा हूँ। अगर मैं इस टाइम पे पुलिस स्टेशन कोर्ट घूमता रहा मेरी फैमिली का क्या होगा। ये जानने के बाद वेनु फौरन जेम्स को बताता है। जेम्स फौरन वेनु के रिसोर्ट आता है। जेम्स इन दोनों को बुलाकर पूछने लगता है कि तुम दोनों ने क्या देखा, साफ साफ बताओ। मनु कहने लगता है अगर आप मुझे जितना भी मारो मार लो, मैं नहीं बताऊंगा। यह सुनने के बाद जेम्स गुस्से में आकर मनु का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी ये चीज वेनु देख लेता है। वेनु जेम्स को डांटने लगता है कि तुम मेरे एम्प्लॉयज के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। उसी रात मैथ्यू और मनु ये दोनों ये ठान लेते हैं कि ये दोनों यहाँ से वापस अपने गांव लौट जाएंगे। इस तरह से जब ये दोनों उस रिसोर्ट से बाहर आते हैं, उस रिसोर्ट के बाहर जेम्स होता है। दोबारा इन दोनों को बिठाकर क्या हुआ ये पूछने लगता है। मैथ्यू कहने लगता है सर मैं आपको सच सच बता दूंगा, अगर आप मुझे ये प्रॉमिस दोगे कि आप मेरी प्रोटेक्शन करोगे तभी मैं आपको सच बताऊंगा। सो जेम्स इसके लिए राजी हो जाता है। ये दोनों उस रात का इंसिडेंट बताने लगते हैं। उस रात मैथ्यू और मनु ये दोनों अपने ऑटो में कहीं पर जा रहे थे। तभी किसी रास्ते पर इन दोनों ने ये देखा कि 4 लोग सजन लॉयर को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगे। उनके पास गन भी थी। जब वो चारों लोग हमको देखा हमारे ऊपर फायर करने लगे, इसीलिए हमारे ऑटो का फ्रंट शीशा टूट गया सर। अगर उन चारों लोगों को हमारे बारे में पता चलेगी तो वो लोग तो हम दोनों को भी मार देंगे। उसके बाद जेम्स मैथ्यू को अपने फोन में कुछ क्रिमिनल्स को दिखाने लगता है, पहचानने के लिए कहता है। सो कुछ फोटोज देखने के बाद फाइनली मैथ्यू उन चारों को पहचान लेता है और ये चारों लोग वही है जो पिछले सीन में दिखाया गया था। मैथ्यू जाते जाते जेम्स से कहने लगता है कि सर अब मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहता,
अगर आपकी नज़र में कोई जॉब हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर मैं यहाँ पर रहा तो शायद वो लोग मुझे ट्रेस कर लेंगे। जेम्स पूछने लगता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। मैथ्यू बताने लगता है कि मैं 8वीं तक पढ़ चुका हूँ, बस ज्यादा भी सैलरी नहीं चाहिए, 10-15 हजार में काम चल जाएगा। जेम्स कहने लगता है ठीक है, मुझे कुछ दिन टाइम दो। उसके बाद जेम्स अपने असिस्टेंट को कॉल करके उन चारों के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जिन्नो इन चारों के बारे में पता करके जेम्स को बताने लगता है कि सर इन चारों का नाम है अंजिल, मार्टिन, हुसैन, जाकिर। इन चारों के ऊपर पहले से ही क्राइम रिकॉर्ड्स है। रिसेंटली जो लॉयर सजन मरा था ना, वही लॉयर इन चारों का केस लड़ा करता था। और इसी तरह कुछ दिनों पहले अंजिल ने एक सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया, लेकिन उस केस से ये बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन सर यहाँ पर एक और शॉकिंग बात है, जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड को मारा, जिस गन से मारा, उसी तरह से सजन को भी मारा। अगर सर हम इस बात पर गौर करें तो शायद ये दोनों हत्याएं एक ही बंदे ने किया है और वो सिर्फ ये चारों हो सकते हैं। ये जान लेने के बाद जेम्स ये सोचने लगता है कि इन चारों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सो जेम्स पोस्टमार्टम डॉक्टर और फोरेंसिक टीम से मुलाकात करके उन चारों के खिलाफ सबूत जनरेट करने के लिए कहता है। पहले तो पोस्टमार्टम डॉक्टर इसके लिए राजी नहीं होता। जेम्स इन लोगों को कुछ पैसे देता है। इस तरह से जेम्स उन चारों के खिलाफ झूठे सबूतों को बनाता है। दूसरे दिन जिन्नो जेम्स को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर टेलीफोन नेटवर्क से डेटा आ चुका है। जिस दिन लॉयर सजन की हत्या हुई थी वो चारों लोग उसी एरिया में थे। सो जेम्स फौरन उन चारों को अरेस्ट करने के लिए कहता है। पुलिस वाले उन चारों का पता करके उन चारों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसी तरह उस होटल के आसपास चेक करने पर इनको मर्डर वेपन भी मिलता है। तभी सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही सेंसेशनल न्यूज होती है कि मर्डर होने के कुछ ही दिनों बाद जेम्स ने हत्यारों को पकड़ लिया। उसके बाद जेम्स इन चारों को पुलिस स्टेशन लाकर इनसे पूछताछ करने लगता है। वो चारों लोग जेम्स से कहने लगते हैं तुम हम लोगों को जितना मारना चाहते हो मार लो, लेकिन हम ये जुर्म कबूल नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे क्राइम्स काफी कर चुके हैं और केस से बाहर आना कैसा है ये भी हमको पता है। तुम हम लोगों का कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। खैर इसी दरमियान में जेम्स धीरे धीरे मैथ्यू के करीब आते रहता है। उसे खाना ला के देता है, अच्छे कपड़े ला के देता है और उसे अच्छी जॉब देने का भी वादा करता है। दूसरे दिन मैथ्यू जेम्स के दिए हुए कपड़े पहनकर जेम्स के साथ प्रेस मीट के लिए जाने लगता है। लेकिन जेम्स मैथ्यू को लेकर प्रेस मीट के लिए नहीं आता, वो किसी कंपनी के पास लाता है। मैथ्यू से कहने लगता है अगर मैंने तुमको प्रेस मीट के लिए ले गया तो उन किलर्स की वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं तुमको प्रेस के सामने नहीं ले जाऊंगा। इस कंपनी में मैंने तुम्हारे लिए जॉब देखा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम है, इसके बावजूद भी वो लोग तुमको 20,000 रूपए सैलरी देंगे। तुम अच्छे से जॉब कर लो, केस के बारे में मैं देख लूंगा। सो बेचारा मैथ्यू वहाँ पर चला जाता है। उसके बाद जेम्स अपने फ्रेंड वेन्यू को कॉल करके ये बताने लगता है अगर मैं मैथ्यू को प्रेस मीट के लिए ले गया तो मीडिया में ये बात फैल जाएगी कि मैंने मैथ्यू की मदद से इस केस को सॉल्व किया, इसलिए मैंने उसको दूसरी जॉब पे लगा दिया, सारा क्रेडिट अब मेरा ही होगा। वेन्यू भी कहने लगता है चलो जो भी हो तुमने अच्छा ही किया, इसमें तुम्हारा भी फायदा मैथ्यू का भी फायदा। इस तरह से जब जेम्स अपने ऑफिस आता है वहाँ पर ऑलरेडी मैथ्यू बैठा होता है। मैथ्यू कहने लगता है आपने जिस कंपनी में मेरे लिए जॉब देखा वो कंपनी वाले पागलों को जॉब नहीं देंगे। जेम्स शॉक में रहकर मैथ्यू से पूछने लगता है क्या तुम पागल हो? मुस्कुराते हुए मैथ्यू एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट जेम्स को दिखाते हुए कहने लगता है मैं पागल हूँ, यही इसका सबूत है। उसके बाद मैथ्यू एक और ट्विस्ट रिवील करता है कि सर मैंने 8th क्लास नहीं पढ़ा, मद्रास यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी में PhD करके गोल्ड मेडल हासिल किया। और सर यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है तुमने जिन चारों क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ही है, लेकिन उन चारों ने सजन की हत्या नहीं की। लॉयर सजन को मैंने अपने हाथों से मारा, लेकिन तुमने तो मुझ पागल पर यकीन करके उन चारों के खिलाफ सबूत क्रिएट किया, उन चारों को अरेस्ट किया। सोचो अगर कल कोर्ट में ये बात पता चलेगी कि तुमने एक पागल की बातों पर भरोसा करके इन चारों को अरेस्ट किया तो तुम्हारी क्या हालत होगी? फौरन तुम्हारी जॉब चली जाएगी। इसीलिए आज से तुम जो मैं कहूँगा वही करोगे। इस तरह से मैथ्यू जेम्स को एक जबरदस्त झटका देता है। एक्चुअली उस रात मैथ्यू और मनु ने ही उस लॉयर का कत्ल किया था और मर्डर वेपन जानबूझ के उन चारों के रिसोर्ट में फेंक दिया। खैर इसके बाद जेम्स अपने असिस्टेंट को कॉल करके मैथ्यू और मनु के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जिन्नो जेम्स के पास आकर कहने लगता है सर मैथ्यू किसी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर की तरह काम किया करता था। जब मैथ्यू की बेटी इस दुनिया से चली गई मैथ्यू ने अपनी जॉब को छोड़ दिया। मनु एक पेट्रोल बंक में काम किया करता था। उसका फादर किसी जगह पर एज ए सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम किया करता था। जिन चारों को हमने अरेस्ट किया उनमें से अंजिल नाम का एक बंदा नशे की हालत में मनु के फादर को गोली मार दी।
सो यहाँ पर यह बात तो समझ में आती है कि मनु उन चारों से रिवेंज ले रहा है, लेकिन मैथ्यू और उन चारों का क्या रिलेशनशिप है ये पता नहीं। सो बेचारा जेम्स यही सोचने लगता है कि मैथ्यू और उन चारों का क्या लेना देना है, क्या लिंक है। इसी दरमियान में एक दिन मैथ्यू और मनु ये दोनों जेम्स के घर आते हैं। मैथ्यू कहने लगता है, मुझे पता है तुम हमारे बारे में इंक्वायरी कर रहे हो हम दोनों को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं। यहाँ पर मैं तुमको एक और ट्विस्ट देने के लिए आया हूँ। उस लॉयर को सिर्फ हम दोनों ने नहीं बल्कि हमारे साथ 2 और लोग भी है। हमारे साथ बचे 2 कौन है ये पता करने की कोशिश करो। उसके बाद जेम्स मैथ्यू के पुराने एड्रेस पर जाकर वहाँ पर इंक्वायरी करने लगता है। सो जेम्स को ये बात पता चलती है जब मैथ्यू को उसके रिश्तेदार उसे पागल पागल कहने लगे। इस सदमे को बर्दाश्त ना करते हुए मैथ्यू की बेटी मर गई। सो जितना भी इन्वेस्टिगेशन करो जेम्स को ये बात पता नहीं चलती कि मैथ्यू और उन चारों का क्या लेना देना है। उसी दिन जेम्स वेणु के पास जाकर ये सवाल करने लगता है कि तुमने मैथ्यू और मनु को अपने रिसोर्ट में क्यों रखा, क्या तुम भी उन दोनों के साथ हो। वेणु कहने लगता है, अरे यार वो दोनों खुद मेरे पास चले आए, उनको जॉब चाहिए था, कम सैलरी पर वर्क करने की बात की थी, इसीलिए मैंने उन दोनों को रख लिया। खैर दूसरे दिन जेम्स उन 4 क्रिमिनल्स को कोर्ट में पेश करना होता है, लेकिन बेचारा जेम्स ये सोचने लगता है अगर कोर्ट में मैथ्यू ने आकर अपना बयान दिया तो ऑफकोर्स मैथ्यू एक पागल है, एक पागल की बात कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसी तरह ये भी पता चल जाएगा कि जेम्स ने उन चारों के खिलाफ झूठे सबूतों को इकट्ठा किया। जेम्स की जॉब जा सकती है। उसी रात मैथ्यू और मनु ये दोनों जेम्स को कॉल करते हैं, अगर तुम अपनी जॉब खोना नहीं चाहते कि जैसा मैं कह रहा हूँ उसी तरह से करो, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। कल तुम उन चारों को कोर्ट ले जाने के बदले किसी ग्राउंड पे ले जाओ, उनका एनकाउंटर कर दो। ये सुनने के बाद जेम्स शॉक में रह जाता है। दूसरे दिन सुबह जेम्स उन चारों को कोर्ट ले जाने लगता है। तभी मैथ्यू दोबारा जेम्स को कॉल करके ये बताता है कि जेम्स 10 मिनट में उन चारों को मार दो। लेकिन जेम्स ठान लेता है कि इसकी जॉब जाएगी तो जाने दो, लेकिन मैं उन चारों को कोर्ट में ले जाऊंगा। यही बात जेम्स मैथ्यू को कॉल करके बताता है। मैथ्यू जेम्स से कहने लगता है कि मैंने तुमको अभी व्हाट्सएप में एक मैसेज सेंड किया, पहले उसको देखो। जब जेम्स उस मैसेज को ओपन करता है तो उसमें एक वीडियो होता है। उस वीडियो में इसकी माँ और बहन होती है और ये दोनों अपना बयान ये देते रहते हैं कि लॉयर सजन को मारने में हम दोनों का भी हाथ है। ये देखने के बाद जेम्स को और बहुत बड़ा झटका लगता है। मैथ्यू कहने लगता है कि तुम फौरन उन चारों को मार दो, वरना तुम्हारी फैमिली तुमको नहीं मिलेगी और इसी तरह ये वीडियो इंटरनेट में रिलीज कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद मीडिया तुम पर इल्जाम ठोकेगी कि तुमने अपनी फैमिली को बचाने के लिए इन चारों क्रिमिनल का इस्तेमाल किया। सो ये सब कुछ देखने के बाद जेम्स के पास और कोई चारा नहीं होता। जेम्स अकेले इन चारों को किसी ग्राउंड में लाता है और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इन चारों का एनकाउंटर कर देता है। थोड़ी देर बाद मैथ्यू और मनु यहाँ पर आते हैं। उन चारों की लाश को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद मैथ्यू जेम्स की गन लेकर उसके सर पर वार करता है और उससे कहने लगता है कि तुम इंक्वायरी में ये बयान बोलो, जब ये चारों लोग तुमको मारकर भाग रहे थे तुमने अपनी गन से इन चारों का एनकाउंटर कर दिया। और इसी तरह मैथ्यू जाते जाते जेम्स से ये कहने लगता है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरा और उन चारों का क्या लेना देना है। जेम्स मैं तुमको एक क्लू दूंगा, उससे तुम पता कर लो। केस नंबर 124 2017। ऐसा कहकर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जेम्स अपने पुलिस स्टेशन को कॉल करके इसी केस नंबर बोलकर इसके बारे में पता करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला जेम्स को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर 2017 में मनु नाम का एक बंदे ने इस केस को फाइल किया। मनु की फादर की हत्या हो गई थी, सो उस वक्त जज ने रॉन्ग जजमेंट दिया, इसीलिए मनु ने रिट केस को फाइल किया। एक क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट ने भी इस केस को स्टडी करके री इंक्वायरी के नाम पे केस को फाइल किया था। मनु के केस के साथ साथ और 3 केसेस में रॉन्ग जजमेंट होने पर ये रिट केस को फाइल किया। उस वक्त मनु को हेल्प करने वाले एक प्रोफेसर, एक जज, एक क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट, ये तीनों लोग शामिल है। जेम्स पूछने लगता है कि क्या नाम है उन तीनों का। वो पुलिस वाला कहने लगता है सर एक तो प्रोफेसर मैथ्यू है, दूसरी आपकी सिस्टर सिनी, तीसरी आपकी माँ मैरी। मतलब सिनी मैथ्यू की स्टूडेंट थी और उस वक्त मेरी जज की तरह काम किया था। इस तरह से सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली वो चारों क्रिमिनल्स अलग अलग क्राइम्स कर चुके थे। उन्हीं में से अंजिल नाम का एक बंदा मनु के फादर को गोली मार दी। मनु ने केस फाइल दर्ज किया। सजन नाम का एक लॉयर इस केस को लड़ा, जीता भी। मतलब वो चारों क्रिमिनल्स बाइज्जत बरी हो गए। उस वक्त जेम्स की माँ मेरी जज की तरह काम करती थी। झूठे सबूतों को देखकर मेरी ने इनके फेवर में जजमेंट दी। सो ये फैसला देखने के बाद मनु को कुछ भी समझ में नहीं आया। सो बेचारा मनु मैथ्यू से जा मिला
जो ऑलरेडी क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी कर चुका था। सो मैथ्यू और उसकी स्टूडेंट सिनी कुछ केसेस को स्टडी किया जो उन चारों के खिलाफ थे। उन केसेस में कुछ कमियों को निकाल के मैरी को बताया। सो मेरी इन सारे केसेस पर ब्रिट केस को फाइल दर्ज करती है, लेकिन सजन दोबारा अपने पैसों की मदद से उन सबूतों को ऊपर नीचे कर दिया। सो जिसकी वजह से मैथ्यू और उसकी टीम ने ब्रिट केस को फाइल किया था। कोर्ट इस केस को मार देती है, मतलब इसको नहीं मानती। उसी तरह अगर ये बात मीडिया के सामने आ गई तो लोग कोर्ट के ऊपर भरोसा करना बंद कर देंगे। इसीलिए मेरी का सुपीरियर मेरी से ये कहा कि तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बिठाने से पहले तुम खुद लॉन्ग लीव ले लो। सो बेचारी मेरी लॉन्ग लीव ले लेती है। उसके बाद सजन उन चारों को सबक सिखाने के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए मैथ्यू को पागल करार कर दिया, मतलब मैथ्यू के खिलाफ एक झूठी सर्टिफिकेट बनाई। अब उसी तरह इस केस में सिनी भी शामिल थी। सजन सिनी का भी एक्सीडेंट करवा दिया, इसीलिए सिनी के पैर में चोट आई थी। अब बेचारी मेरी ने पहले से ही अपनी जॉब खो दी। इस तरह से एक दिन ये चारों लोग इकट्ठा होते हैं। सजन के ऊपर रिवेंज पाने के लिए एक पक्का प्लान बनाते हैं। अब मेरी का बेटा ऑलरेडी जेम्स पुलिस में काम करता है। सो मेरी सीक्रेटली अपने सुपीरियर से बात करके जेम्स को अपने ही गांव में पोस्टिंग डलवा दी। मतलब ये चारों लोग जेम्स के सहारे से उन चारों क्रिमिनल्स को मार दिया, और इसी तरह उस लॉयर को भी। इसी को कहते हैं सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। खैर उसके बाद जेम्स उन चारों क्रिमिनल्स को मारने पर इंक्वायरी के लिए जाता है, लेकिन जब तक जेम्स की माँ मेरी दोबारा अपनी पोस्ट पर आ चुकी होती है। मेरी जेम्स से कहने लगती है कि 6 महीनों बाद एक नॉर्मल से इंक्वायरी होगी, उसके बाद तुम दोबारा अपनी पोस्ट पर आ सकते हो। इस तरह से मेरी जेम्स के फेवर में फैसला देती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।